जय हिंद दोस्तों। आज पुनः आप सभी का हम स्वागत करते हैं आपके YouTube चैनल कौशल जी के जीएस क्लासेस पर। तो आप सभी का तैयारी बहुत ही मज़े से में चल रहा होगा, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से चल रहा होगा। तो बस इसी जोश उत्साह को आप थोड़ा सा भी कम नहीं कीजिएगा और उसमें आप दिन दुगना रात चौगुना के हिसाब से आप मेहनत कीजिए, आपकी सफलता आपके कदम जरूर चूमेगी। तो इसी के साथ सबसे पहले आप सभी के लिए हम लोग एक जानकारी दे देते हैं कि आपको जो प्रतिदिन अब 2 वीडियो प्राप्त होगा, 2 वीडियो जो प्राप्त होगा उसमें से आपको बता दें 30 मिनट का सेशन हम लोग का आर्ट्स का रहने वाला है। हिस्ट्री का, पॉलिटी का, ज्योग्राफी का, इसको हम लोग अलग से करवाएंगे 30 से 35 मिनट का सेशन। और उधर आपको लगभग 30 मिनट का सेशन, उसमें आपको हम साइंस कवर करवाएंगे और आपको करंट अफेयर्स, ठीक है, साइंस और करंट अफेयर्स को अलग से कवर करवाएंगे। तो बहुत ही ज़बरदस्त तरीका से आप लोगों के लिए अब लगातार आपको एग्जाम तक लगातार वीडियो मिलेगा और आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिएगा। तो चलिए इसी के साथ आज का हम मोटिवेशनल क्वेट बहुत ही ज़बरदस्त आप लोगों के लिए लाए हैं। तो आप लोग इसे समझने का प्रयास कीजिएगा और अपने जहन में उतारने का प्रयास कीजिएगा। तो चलिए आप लोग सुनिएगा कि खुद में वह बदलाव करो, खुद में वह बदलाव करो जो आप दुनिया में देखना चाहते हैं। खुद में वह बदलाव करो जो दुनिया में आप देखना चाहते हैं। निराशा को छोड़ उम्मीद के जज्बात पालो, मेहनत से अपनी सफलता को हासिल कर डालो। यानी सभी बात सुनने के बाद सिर्फ एक चीज़ पे इसका निष्कर्ष निकलता है कि मेहनत। क्या चीज़ है? मेहनत। अगर आप मेहनत करते हैं जी जान लगा के तो आपको सफलता मिलने में कोई भी कठिनाई नहीं होगी और ऊपर वाले भी आपका सहायता करेंगे, क्योंकि जो मेहनत करते हैं उसी को सफलता मिलती है। और सफलता बराबर होता है आपका त्याग और समय। समय और त्याग अगर आप जो आदमी कर लिया, उसका पालन कर लिया, उसको सफलता से कोई नहीं रोक पाया। भले वह परेशान कुछ दिन होगा, थोड़ा बहुत मेरिट से बाहर होगा, लेकिन अंततः उनको सफलता जरूर मिलेगी। तो चलिए इसी के साथ आज के सेशन का हम शुरुआत करते हैं। तो आप लोग इसे जो है कि अच्छे से सुनने का प्रयास कीजिएगा और नोट डाउन करने का प्रयास कीजिएगा। तो सबसे पहले आज का पहला सवाल आप लोग को बताना है कि स्वराज पार्टी निर्माण करने के लिए किसने कांग्रेस के अध्यक्ष पद से त्यागपत्र दिया था। तो कितना बेहतरीन सवाल है। तो जब हम बात करते हैं यहाँ पर स्वराज पार्टी, तो भारत के अंदर में पहली पार्टी स्वराज पार्टी थी जो भारत के लिए अलग से संविधान की मांग किया था। भारत में अलग से संविधान की मांग करने वाले पहले पार्टी थे स्वराज पार्टी। और स्वराज पार्टी का स्थापना याद रखिएगा 1 जनवरी 1923 को। 1 जनवरी 1923 को स्वराज पार्टी का स्थापना उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में हुआ था, ठीक है। और इलाहाबाद में 2 व्यक्ति ने मिलकर किया था। 2 व्यक्ति में से पहला व्यक्ति तो क्वेश्चन में ही आप देख लिए होंगे, CR दास, यानी कि कह सकते हैं चित्तरंजन दास टंडन। और दूसरा व्यक्ति थे मोतीलाल नेहरू, जो जवाहरलाल नेहरू के पिताजी थे, ठीक है। तो इन दोनों ने मिलकर भारत के अंदर में स्वराज पार्टी का स्थापना किया। और स्वराज पार्टी ही पहली ऐसी पार्टी बनी जिन्होंने 1924 में आके भारत के लिए पहली बार संविधान की मांग किया, संविधान की मांग किया, याद रखिएगा। और बात करते हैं हम लोग अगर जो है कि चित्तरंजन दास टंडन का, तो चित्तरंजन दास टंडन का अगर हम बात करते हैं तो चित्तरंजन दास टंडन आप लोग को बता दे, अगर हम लोग बिहार से संबंध है तो आप लोग को बता दे बिहार में पहली बार कांग्रेस का जो सम्मेलन या बैठक जो हुआ था ना कांग्रेस का, तो वो बिहार के पटना में हुआ था। बिहार के पटना के बांकीपुर एक जगह है, बिहार के पटना के बांकीपुर में एक जगह है जहां पर कि 1942 का जो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था उसमें जो सभी प्रकार के महापुरुष को जो गिरफ्तार किया गया था, उसमें से जो राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार करके रखा गया था वो उसी बांकीपुर जेल में रखा गया था, ठीक है। बांकीपुर जेल याद रखिएगा, बहुत फेमस है, जो कि 1912 में हुआ था बैठक। उसकी अध्यक्षता किसने किया था? तो आप लोग याद रखिएगा RN माधोलकर ने किया था। और यह क्वेश्चन इस बार 70वीं BPSC का जो एग्जाम हुआ जिसका भी प्रोटेस्ट चल रहा है पटना में, उसमें याद रखिएगा यह सवाल पूछा था कि 1912 में हुए बांकीपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो याद रखिएगा RN माधोलकर। किसने किया था? RN माधोलकर ने किया था। वहीं जस्ट इसके 10 साल के बाद 1922 में कांग्रेस का दूसरा बैठक बिहार में होता है, ठीक है। सम्मेलन दूसरा होता है बिहार के गया में, बिहार के गया में।
यानी जिसको हम लोग पहले बोध गया के नाम से जानते थे, जहां पर गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुआ था बोध गया में, ठीक है, याद रखिएगा। और वहीं पर जो है कि आपका चितरंजन दास के द्वारा जो है कि वहां पर 1922 में उसकी अध्यक्षता किया गया था, याद रखिएगा। और बात करते हैं चितरंजन दास का, तो चितरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी का स्थापना अगले साल 1922 में कांग्रेस से त्यागपत्र देके कर दिया और अपना एक स्वतंत्र पार्टी बना के समय समय पर अंग्रेजों से अलग अलग प्रकार का मांग करना चालू किया। तो आप लोग ऐसे करके याद रखिएगा। तो 1 से 10 क्वेश्चन आप जैसे ऐसे आप पढ़िएगा तो आपको बहुत फायदा होगा। चलिए आगे सवाल पे चलते हैं। तो आप याद रखिएगा कि स्वराज पार्टी का निर्माण करने के लिए कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर से त्यागपत्र कौन दिया? तो CR दास ने, क्योंकि CR दास ने 1922 में बिहार के गया में किया था और जस्ट अगले साल त्यागपत्र देके 1923 में इसका स्थापना कर दिया, ठीक है, स्वराज पार्टी का स्थापना। अगर हम बात करते हैं कि 1923 में एगो आयोग, याद रखिएगा 1923 में एगो आयोग का नाम था ली आयोग। कौन सा आयोग? ली आयोग। ली आयोग के सिफारिश पर भारत में संघ लोक सेवा आयोग का स्थापना किया गया है। संघ लोक सेवा आयोग यानी UPSC, अभी जो अनुच्छेद 315 के तहत जो UPSC का गठन किया गया है, जिसके तहत IAS IPS वगैरह पद का सृजन होता है, वो अनुच्छेद 315 के तहत ही होते हैं, ठीक है, जो कि एक संवैधानिक आयोग है। और राज्य में अगर देखिएगा जैसे MP में, UP में, बिहार में, तो वो स्टेट लेवल का PCS का एग्जाम होता है, जैसे MPPSC हो गया, UPPSC हो गया, BPSC हो गया। तो ये सब आपका भी संवैधानिक पद है। इस पद का गठन भी अनुच्छेद 315 के तहत किया गया है। तो यहां से एक सवाल पॉलिटी में बनता है कि संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग दोनों का गठन किस अनुच्छेद में? तो 315 में। किस में है? 315 में, याद रखिएगा। अगर बात करते हैं कि संघ लोक सेवा आयोग का स्थापना किस समिति की सिफारिश पर? तो ली आयोग। और ली आयोग का स्थापना प्रॉपर किस वर्ष हुआ था? तो 1923 में ही हुआ था। 1923 में ही हुआ था, याद रखने का प्रयास कीजिएगा, बहुत अच्छा सवाल है। और बात करते हैं आपका 1924 में, तो 1924 में भारतीय राष्ट्र कांग्रेस का अध्यक्ष पहली बार महात्मा गांधी बने थे। पहली बार ही नहीं, एकमात्र बार, यानी अपने जिंदगी में जो है कि महात्मा गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष सिर्फ एक बार बने हैं, 1924 में कांग्रेस के बेलगांव अधिवेशन, जो कि कर्नाटक में है। बेलगांव कहाँ है? कर्नाटक में है। बेलगांव कर्नाटक में है। तो एक क्वेश्चन पूछता है कि कांग्रेस का प्रथम गांव में आयोजित अधिवेशन कौन था? तो ऑप्शन में अगर बेलगांव देगा तो बेलगांव नहीं मारिएगा। क्या लगता है सब लड़का को कि अरे यार बेलगांव ही होगा? अब बोल रहा है क्वेश्चन में कि किस गांव में हुआ था, तो गांव का मतलब बेलगांव में गांव लगा हुआ है, तो सब बच्चा गांव मार देगा, बेलगांव मार देगा, लेकिन वो नहीं मारना है। कांग्रेस का पहली बार गांव में आयोजित अधिवेशन जो था वह फैजपुर अधिवेशन था। फैजपुर अधिवेशन, और फैजपुर जो है वह महाराष्ट्र में है, ठीक है। फैजपुर अधिवेशन जो हुआ था वो महाराष्ट्र में हुआ था, जिसके देखिए जवाहरलाल नेहरू ने किया था। आपका कब किया था? तो लगभग आपका 1936 में किया, 1937 में किया था, याद रखिएगा, बहुत फेमस सवाल है, ठीक है। यानी कांग्रेस का प्रथम गांव में आयोजित अधिवेशन कौन सा था? फैजपुर। और उसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने, और बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने 1924 में एकमात्र बार, याद रखने का प्रयास कीजिएगा। लेकिन महात्मा गांधी के द्वारा पहली बार कांग्रेस में जो हिस्सा लिया गया था वो 1901 के कलकत्ता अधिवेशन, 1901 के कलकत्ता अधिवेशन में हिस्सा लिया था। मान लीजिए हम अध्यक्ष हैं और आप वहां पर सुन रहे हैं मेरा बात, इसका मतलब आप अध्यक्ष नहीं, आप सदस्य के रूप में हिस्सा लिए हैं, और हम जो है वो अध्यक्षता कर रहे हैं, यानी कि इसको हम जो है कि यहाँ पर आपका हैंडल कर रहे हैं, तो हम अध्यक्ष हो गए। लेकिन अध्यक्ष महात्मा गांधी जो बना था 1924 में, और सदस्य के रूप में हिस्सा 1901 में कलकत्ता अधिवेशन में, ठीक है। अब बहुत को लगेगा अरे यार 1901 में तो महात्मा गांधी इंडिया में है, ये नहीं था, क्योंकि वो 1893 में गया था, 1915 में लौटा, तो 1901 में इंडिया कहाँ गया? तो आप समझ सकते हैं वो बार बार आते रहते थे, माहौल देखते थे, फिर भाग जाते थे यहाँ से। इसका मतलब 1901 में जब वो आए थे तो दिसंबर के महीना में कांग्रेस का अधिवेशन जो होता था ना, वो याद रखिएगा सामान्यतः दिसंबर के महीना में होता था, यानी साल भर का देख लेता था क्या अंग्रेज दिया हमको नहीं दिया, फिर दिसंबर में जो है कि आपका मांगने के लिए बैठ जाते थे वो लोग, जो है कि एक वार्षिक अधिवेशन के तौर पर। इसीलिए यहाँ पर बाल गंगाधर तिलक का एक कथन था कि क्योंकि बाल गंगाधर तिलक जो थे वो गर्म दल के नेता थे, लाल बाल पाल का नाम सुने होंगे, लाल बाल पाल यानी लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल, ये तीन ऐसे व्यक्ति थे जो कि गर्म दल से संबंध रखते थे, यानी कांग्रेस से इसका कोई रिलेशन नहीं था, यानी कांग्रेस का ये अक्सर विरोध करते रहते थे, ठीक है। और आप लोग को बता दें कि जब कांग्रेस का अधिवेशन वर्ष में एक बार होता था और मांग करने के लिए, तो अंग्रेज भी सोचता था अरे यार हर साल करता है, कितना इसको देंगे नहीं देंगे,
जो है कि ऐसे मांगते रहता है। इसीलिए बाल गंगाधर तिलक का एक कथन था कि कांग्रेस जो है यह एक प्रकार का मेढक के रूप में काम करता है, जो वर्ष में बारिश होने पे एक बार टर टर करता है अब फिर जो है कि वो भाग जाता है। इसका मतलब इससे आपको आज़ादी मिलने वाला नहीं है, आपको उसके लिए क्रांतिकारी के रूप में मैदान में उतरना होगा। तो आप एक ही स्टेटमेंट याद रखिएगा कि वर्ष में एक बार मेढक के रूप में टर टर करके आपको आज़ादी नहीं मिलने वाला है। यह कथन किसका है? तो बाल गंगाधर तिलक का है। किसका है? बाल गंगाधर तिलक का है। याद रखिएगा, बहुत फेमस सवाल है, ठीक है। और याद रखिएगा इसी में जो हम बताए बिपिन चंद्र पाल, इनका भी एगो कथन था कांग्रेस के संदर्भ में। बिपिन के लास्ट में नो आ रहा है, बिल्कुल बिपिन के लास्ट में क्या आ रहा है? नो। और वह जो स्टेटमेंट दिया है उसका जो सबसे मुख्य शब्द है उसके लास्ट में भी नो आता है, ठीक है। तो उन्होंने कहा था कांग्रेस जो है वह सिर्फ याचना करने वाली संस्था है। क्या करने वाली? याचना, यानी कि इधर का बात उधर, मतलब कि आपको सिर्फ बात का बतंगड़ करने वाला संस्था है। अर्थात याचना शब्द अगर आ जाएगा एग्जाम में तो आपका दिमाग जो है कि याचना यानी नो यानी बिपिन चंद्र पाल ने याचना बोला था और मेढक के तरह टर जो है कि आपका बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। याद रखने का प्रयास कीजिएगा। और एक क्वेश्चन पूछता है निम्न में से कौन सा व्यक्ति गरम दल से संबंधित था और कौन नहीं था? तो आपको याद रखना है ऑप्शन छांटने के लिए तीन व्यक्ति है, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल और फिर आपका जो है कि क्या हो जाएगा? बाल गंगाधर तिलक, यानी लाल बाल पाल। ये गरम से थे तो क्वेश्चन पूछेगा निम्न में से कौन गरम दल से थे, तो आसानी से छांट दीजिएगा लाल बाल पाल कहाँ है जी? तो कहीं पर बाल दिखेगा, कहीं पर लाल दिखेगा, और जहां पर आपको पाल दिखेगा या फिर तीनों में कोई दिखेगा तो आपको एक आंसर मार देना है। या कौन नहीं था तो तीन ऑप्शन ये दे देगा, चौथा ऑप्शन को महात्मा गांधी घुसा देगा तो आप वो मार के दीजिएगा भाई ये नहीं था, ये सब था। समझ में आ गया? और गरम दल और नरम दल में कब आपका विभाजन हुआ था? तो 1907 के सूरत अधिवेशन, 1907 के सूरत अधिवेशन में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता रास बिहारी किसने किया था? तो रास बिहारी घोष ने किया था। किसने किया था? रास बिहारी घोष। अब देखिएगा ऑप्शन में आपको रास बिहारी बोस भी मिलेगा और रास बिहारी घोष भी मिलेगा। तो बहुत आदमी को लगेगा अरे यार दोनों आदमी थे के ना, नहीं भैया दोनों आदमी एक के ना, धरती आसमान का अंतर है दोनों में। तो रास बिहारी बोस जो थे ना वो क्रांतिकारी व्यक्ति थे, यानी कि मार धाड़ एक्शन से भरपूर व्यक्ति था वो। यानी क्योंकि आपको पता है कि जब 1942 में आपका आजाद हिंद फौज का जो गठन होगा, फौज यानी कि मतलब सेना वाला यानी मार धाड़ वाला, तो आजाद हिंद फौज का गठन रास बिहारी बोस ने किया था। इसका मतलब जब वो मार धाड़ वाला है तो एगो राजनीतिक यानी जो अक्सर जो कांग्रेस से जुड़ा हुआ था वो सब नरम व्यक्ति था, सिर्फ मांग करता था यानी भीख मांगता था, ठीक है। तो आप याद रखिएगा कि आपका ये रास बिहारी घोष जो था वो कांग्रेस वाला था, ठीक है। और जो वो आजाद हिंद फौज वाला है यानी फौज बराबर बॉस, फौज जो रहता है अपने आप में बॉस रहता है, फौज जो रहता है अपने आप में बॉस रहता है, यानी आजाद हिंद फौज का स्थापना रास बिहारी बोस ने किया है और आपका इधर 1907 के सूरत अधिवेशन के देखता रास बिहारी घोष ने किया है। समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। हाँ घुसखोरी नहीं, ये ठीक है, घुसखोरी नहीं बोल सकते हैं क्योंकि इतना बड़े नेता हैं तो मतलब राजनेता हैं या फिर स्वतंत्रता सेनानी है तो वो हमारे लिए गौरव की बात है। क्योंकि आप लोग को पता है कि अगर हम मूल कर्तव्य का बात करते हैं तो मूल कर्तव्य दो हमें यह शिक्षा देती है कि हमारे देश में जितने भी स्वतंत्रता आंदोलन हुए हैं और स्वतंत्रता सेनानी हुए हैं उनका हमें आदर करना हमारा मूल कर्तव्य है। तो हम किसी के बारे में जो है कि उल्टा सीधा नहीं बोल सकते, ये हमारा मूल कर्तव्य है। भले आपको मूल कर्तव्य आप नहीं मानते तो आपको सरकार किसी प्रकार का या कोर्ट किसी प्रकार एक्शन नहीं लेगा, ठीक है। क्योंकि मूल कर्तव्य का मतलब होता है आम आदमी का कर्तव्य। आपका कर्तव्य है तो आप कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन एक सही इंसान होने के नाते हमें जो है कि उनका आदर करना चाहिए। और मूल कर्तव्य एक करता है हमारे संविधान की रक्षा करे। मूल कर्तव्य की संख्या वर्तमान में कुल 11 है। कितना है? 11 है, जो कि हम लोग रूस से लिए थे। मूल कर्तव्य कहाँ से लिए? रूस से, जो कि 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत जो है कि इंदिरा गांधी के समय जोड़ा गया था। हम काहे बार बार इंदिरा गांधी का मूल कर्तव्य में लेते हैं नाम? क्योंकि पिछला बार जब एनटीपीसी का एग्जाम हो रहा था तो उसमें क्वेश्चन पूछा था कि मूल कर्तव्य जो जोड़ा गया था 42वां 1976 के तहत जोड़ा गया था, लेकिन उसमें प्रधानमंत्री कौन थे? तो वो इंदिरा गांधी थे। कौन थे? इंदिरा गांधी। क्योंकि इंदिरा गांधी के काल में बार बार आपातकाल लगते रहता था और इसीलिए जो है कि आदमी का हमेशा जो है कि अधिकार
विचार वगैरह इधर से उधर होते रहता था कि हमको ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, यानी कि मूल कर्तव्य जारी कर दिया कि क्या क्या आप काम कर सकते हैं अपने आप में। ठीक है, तो मूल कर्तव्य सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर 1976 में जोड़ा गया, और जब जोड़ा गया था तो उस समय 10 था। कितना था? 10 था। और बाद में चल के 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत याद रखिएगा आपका शिक्षा का अधिकार जो है कि उसमें एक्स्ट्रा में जोड़ा गया, यानी बालक के लिए शिक्षा जो होता है आपका 6 से 14 वर्ष तक की उम्र के बच्चों के लिए जो शिक्षा होता है वो आपका उनके पिताजी के द्वारा दिलवाना उसका जो है कि मूल कर्तव्य है। ठीक है, वो 86वां 2002 के तहत कितना नंबर का बन गया? 11वां नंबर का। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और मूल कर्तव्य जो आपका पता है कि मूल कर्तव्य जो लागू किया गया है वो आपका JS वर्मा समिति की सिफारिश पर मूल कर्तव्य जोड़ा गया है, सरदार स्वर्ण सिंह समिति सिफारिश पर 1976 में इंदिरा गांधी के समय, लेकिन मूल कर्तव्य लागू पूरी तरीका से नहीं हो पा रहा था इंडिया में। ठीक है, तो याद रखिए, क्योंकि देखिए मूल कर्तव्य का मतलब है, मान लीजिए कि एक गांव में भी आप जब बैठक कीजिएगा ना तो उसमें जब एक मत सबका नहीं रहता है कि भैया क्या बोलते हैं कि देखिए सबको गांव से बाहर नहीं जाना है, 10 बजे के अंदर सबको गांव में आ जाना है। हम लोग मुख्य आदमी बैठक करते हैं क्योंकि आगे दूसरा गाँव सही नहीं है वहाँ का आदमी, तो हम लोग अपने गाँव में बैठक करते हैं कि हमको बाहर नहीं जाना है। तो क्या बोलता है दूसरा आदमी वहाँ पर जो बैठा रहेगा आप ही के गाँव का, नहीं हम जाएंगे, जो होगा देख लेंगे, जो है कि हम जाएंगे देखेंगे, अभी जाएंगे हम, क्या होगा। इसका मतलब इसी तरह से उस समय लागू नहीं हो पा रहा था सब काम। तो अंततः 1999 में याद रखिएगा मूल कर्तव्य को लागू करवाने का काम JS वर्मा समिति की सिफारिश पर हुआ, और कहीं कहीं JS वर्मा नहीं लिखेगा, सीधा वर्मा समिति लिखेगा। ठीक है, तो वर्मा समिति ने मूल कर्तव्य को लागू करवाया और जोड़वाया। सबसे अधिक क्वेश्चन पूछता है कौन समिति में, तो याद रख लीजिएगा सरदार स्वर्ण सिंह समिति। राइट, आगे अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है कि स्वराज पार्टी का गठन किसकी असफलता के बाद हुआ था। तो अभी तक तो हम सीखे कि किसने किया था, कहां किया था, कब किया था, अभी तक तो हम सीखे, और किस लिए किया गया था, संविधान की मांग करने के लिए। लेकिन आखिर क्या जरूरी पड़ गया कि कांग्रेस से अलग होकर चितरंजन दास ने जो है कि आपका अलग से वो पार्टी को बनाना पड़ा। इसका मतलब जरूर है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस फ्लॉप कर रहा होगा, उसका बात ज़्यादा नहीं मान पा रहा होगा। यानी कांग्रेस जो था वह बहुत बड़ा संगठन था। समझ सकते हैं कांग्रेस का जब स्थापना हुआ था ना 1885 में, तो उसमें कुल सदस्य की संख्या जो था वह 72 था, और बार बार बढ़ते बढ़ते 400, 600, 8000, 10,000 ऐसे करके बहुत संख्या उसमें बढ़ने लगा। इसका मतलब सबका बात जो है कि समान ढंग से नहीं चल पाता, एक मत नहीं हो पाता। इसीलिए स्वतंत्र होने के लिए चितरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने अलग होकर, याद रखिएगा कि 1927 में उसका स्थापना किया। इसका मतलब याद रखिएगा वहां पर एगो आपका आंदोलन हुआ था, असहयोग आंदोलन का नाम सुने होंगे। असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को हुआ था। असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को हुआ था। और जब असहयोग आंदोलन आप लोग को पता है आगे चल के असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी ने बंद कर दिया था। क्यों बंद किया था? क्योंकि उसमें विभिन्न प्रकार का जो है कि घटना हुआ था, जैसे कि चौरी चौरा हत्याकांड का नाम सुने होंगे। चौरी चौरा हत्याकांड आप लोग को पता है 5 फरवरी 1922 को हुआ था। डेट याद रखिएगा भैया, किसी एग्जाम में बैठिएगा क्वेश्चन आएगा। 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा हत्याकांड उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के पास होता है, याद रखिएगा, जिसमें विभिन्न प्रकार के लगभग 21 सिपाही को जो है कि उसमें से जो है कि विभिन्न प्रकार का आपको जला दिया गया था, आप लोग को पता है। और उसी के बाद जो है कि महात्मा गांधी के द्वारा जो चलाया जा रहा था 1 अगस्त 1920 से असहयोग आंदोलन, उसको वापस लेना पड़ा। क्या करना पड़ा? वापस लेना पड़ा, आप याद रखिएगा। और यह जब वापस ले लिया, इसका मतलब है कि यह विरोध नहीं करना चाह रहा था महात्मा गांधी, क्योंकि अब मान लीजिए उधर आपका घटना भी अंग्रेज के विरुद्ध घट रहा है, और इधर महात्मा गांधी सोचेगा कि इधर से भी हम विरोध कर रहे थे, जो है कि दिक्कत था। इसीलिए महात्मा गांधी ने बोला कि अच्छा उधर बड़ा घटना इंडिया वाला कर लिया है, चौरी चौरा हत्याकांड, तो एक काम करते हैं ये वाला घटना फिलहाल हम वापस ले लेते, नहीं तो बहुत बड़ा बात हो जाएगा। ठीक है, लेकिन इसका मतलब है कि चितरंजन दास बोल रहे थे उनको कि आप वापस नहीं लीजिए, जो हो रहा है होने दीजिए, क्रांतिकारी माहौल पैदा कीजिए। इसीलिए महात्मा गांधी उनका बात नहीं माने और अंततः वापस ले लिए असहयोग आंदोलन। इसीलिए वो अलग होकर बोला कि अब हम यहाँ से जो है कि नहीं चल पाएंगे, अलग से पार्टी का निर्माण किया। अगर अब आपसे क्वेश्चन अगर पूछेगा कि आपका जो है कि स्वराज पार्टी की गठन जो था वह किसकी असफलता के बाद हुआ था, तो आप बताइएगा कि असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद हुआ था, यह असहयोग आंदोलन वापस करने के बाद हुआ था। और असहयोग आंदोलन वापस किस लिए हुआ था? क्योंकि चौरी चौरा हत्याकांड बहुत फेमस हो चुका था। कहां पर? तो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में जाइएगा तो वहां पर एक रेलवे स्टेशन भी है, चौरी चौरा जो है कि करके एक रेलवे स्टेशन भी यूपी में है, जो कि डेट याद रख लीजिएगा 5 फरवरी
1922, 5 फरवरी 1900। और असहयोग आंदोलन का भी डेट याद रखिएगा, 1 अगस्त 1920, 1 अगस्त 1920 याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोग को बताना है, अगला सवाल आप लोग बताइएगा, किस व्यक्ति को देश बंधु के नाम से जानते हैं? इजी सवाल पूछे हैं, तो याद रखिएगा देश बंधु के नाम से हम चित्तरंजन दास को ही जानते हैं। ठीक है, तो यहां पर एक देश बंधु पूछता है एग्जाम में, और कन्फ्यूजन वहां पर आता है दीन बंधु, एक दीन बंधु भी होता है, तो दो व्यक्ति का नाम अलग अलग है, देश बंधु चित्तरंजन दास, दीन बंधु CF एंडूज, देश बंधु चित्तरंजन दास और दीन बंधु CF एंडूज याद रखिएगा। ठीक है, CF एंडूज याद रखिएगा, ये सब इजी क्वेश्चन है। अगला सवाल आप लोग को बताना है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल वर्गों के लिए नहीं, इस सूत्र की घोषणा किस महापुरुष के द्वारा किया था? तो कहने का मतलब है स्वराज, स्वराज शब्द से आप क्या समझते हैं? तो स्वराज का मतलब होता है अपना राज, अपना राज। और आप लोग को पता है कि भारत जो है कि लगभग 200 वर्षों तक अंग्रेज का राज रहा है, यहाँ पर शासन किया लगभग 190 साल तक। ठीक है, तो इसका मतलब भारत ने स्वराज प्राप्ति या फिर अपना देश को आज़ाद करवाने के लिए विभिन्न प्रकार का लड़ाई किए हैं। तो याद रखिएगा चित्तरंजन दास का ही कथन था, क्योंकि इसीलिए उन्होंने एक पार्टी का नाम स्वराज पार्टी ही रखा है। इसीलिए स्वराज जो है, स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए। सही बात है, आम जनता के लिए होना चाहिए, स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल वर्गों के लिए नहीं होना चाहिए, यानी कुछ वर्गों के लिए नहीं होना चाहिए। मान लिया उस समय हिंदू था, मुस्लिम था, सिख था, ईसाई था, यानी कुछ सीमित वर्गों के लिए नहीं होना चाहिए। अगर इंडिया में जो भी रह रहे हैं हर एक व्यक्ति के लिए स्वराज होना चाहिए, उनका राज होना चाहिए, उनका जो है कि यहाँ पर स्वतंत्रता होना चाहिए कुछ भी करने के लिए। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा कि अगर पूछेगा कि स्वराज केवल स्वराज जो है वह आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल वर्गों के लिए नहीं होना चाहिए, यह कथन चित्तरंजन दास का ही है। अगर हम बात करते हैं स्वराज का, तो आप लोग को बता देते हैं, अगर क्वेश्चन पूछेगा कि स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग भारत में किसने किया था? ठीक है, स्वराज शब्द का प्रयोग भारत में पहली बार किसने किया था? तो याद रखिएगा स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग जो किया था वो स्वामी दयानंद सरस्वती ने किए थे। किसने किए थे? स्वामी दयानंद सरस्वती ने किए थे। याद रखिएगा आपका स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग। अगर हम बात करते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अंदर, ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अंदर स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग किसने किया था? तो याद रखिएगा 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में, याद रखिएगा 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया। और तीसरा पूछेगा कि पूर्ण स्वराज की मांग कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया गया? तो पूर्ण स्वराज की मांग कांग्रेस के 1929 के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता कर रहे पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया। यानी स्वराज से संबंधित शायद अब आप 4 प्रश्न देख लिए होंगे। यानी स्वराज की अगर बात करते हैं कि स्वराज जो है आम जनता के लिए होना चाहिए, किसी स्पेशल वर्ग के लिए नहीं होना चाहिए, यह कथन चित्तरंजन दास का है, क्योंकि उन्होंने स्वराज पार्टी का भी गठन किया था। ठीक है, 1927 में 1 जनवरी के दिन इलाहाबाद में। वहीं स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग करने वाला व्यक्ति कौन था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती था। ठीक है, वहीं अगर हम बात करते हैं आपका कि स्वराज का प्रयोग कांग्रेस के संदर्भ में सबसे पहले किसने किया था? तो याद रखिएगा 1906 के बहुत वीवीआई क्वेश्चन, बहुत वीवीआई, वो दोनों क्वेश्चन थोड़ा कम वीवीआई, लेकिन 1906 वाला और 1929 वाला जो बताए कांग्रेस वाला, दोनों बहुत फेमस है। एगो में स्वराज पूछेगा, एगो में पूर्ण स्वराज पूछेगा। तो पहले स्वराज छोटा शब्द, फिर बाद में 1929 में पूर्ण स्वराज सेट करेंगे। तो 1906 में होगी आपका 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी के अध्यक्षता में स्वराज शब्द, और पूर्ण स्वराज 1929 में जाना है आपका कहां पर? तो याद रखिएगा लाहौर अधिवेशन में, उसके अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था, वहां पूर्ण स्वराज। ठीक है, पूर्ण स्वराज। लेकिन उसके जस्ट 2 साल के बाद 1931 में याद रखिएगा कांग्रेस के कराची अधिवेशन में जो है कि आपका मौलिक अधिकार का मांग किया गया था। किसके द्वारा? सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा। ठीक है, और सरदार वल्लभ भाई पटेल को हम लोग लौह पुरुष के नाम से भी जानते हैं, जिसकी प्रतिमा गुजरात के अहमदाबाद के केवड़िया जिला के अंतर्गत जो है कि नर्मदा नदी के तट पर स्थित है, जो कि 182 फीट है। समझ में आया कि ना आया? याद रखिएगा। और इसका डिजाइन जो है कि राम सुतार ने बनाया था। किसने बनाया था? राम सुतार ने बनाया था, याद रखिएगा। ठीक है, तो हम थोड़ा पानी पी रहे हैं, आप लोग भी थोड़ा पानी पे बराबर ध्यान रखिएगा, क्योंकि दिमाग पे प्रेशर थोड़ा कम कीजिए। डिहाइड्रेशन में नमक का कमी होता है। ठीक है बाबू, ठीक, आगे बढ़ते हैं।
अगला सवाल आप लोग को बताना है, इस सवाल भी एग्जाम में आया हुआ है, डिहाइड्रेशन में किसकी कमी होती है? NaCl का कमी होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, अगला क्वेश्चन आप लोग बताइएगा कि साइमन कमीशन भारत किस वर्ष आया था? बताइए आंसर। साइमन कमीशन जो भारत आया था वो 3 फरवरी 1928 को आया था। ठीक है, बहुत इजी सवाल है। देखिएगा 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था पहली बार ब्रिटिश सरकार के द्वारा भारत को मतलब कि नियमित करने के लिए, यानी भारत में नियम कानून बनाने के लिए पहली बार। आप लोग को बता दें कि 1773 में आपका अधिनियम आया जिसको 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट कहते हैं। ठीक है, रेगुलेटिंग एक्ट आप एक बार थोड़ा सा फिर से समझा देते हैं, थोड़ा समझिएगा शुरू से। आप लोग को पता है कि भारत में विभिन्न प्रकार की यूरोपीय कंपनियां आई। विभिन्न प्रकार के यूरोपीय कंपनियां आने में सबसे पहले जो आए वो पुर्तगाली आए हैं, सभी को पता है। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना 1498 में हुआ था। कब हुआ था? 1498 में हुआ था, आप लोग को पता है। वहीं दूसरी जो भारत में कंपनी जो स्थापित हुई वो आपको ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी या अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से जानते हैं, जिसकी स्थापना 31 दिसंबर, डेट याद रखिएगा, सब दुनिया जानती है 1600 में हुआ है, लेकिन अगर किसी एग्जाम में डेट दे देगा तो आप छटपटा के रह जाइएगा, नहीं मार पाइएगा आंसर। इसीलिए आप थोड़ा स्पेशल से पढ़िए, आराम से हो जाएगा। तो 31 दिसंबर, यानी दिमाग लगाइएगा कि अच्छा लास्ट दिन था, लास्ट दिन निकलने वाला था उस दिन, यानी 31 दिसंबर पक्का पक्की 16 को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है। और किसके कहने पे होती है? तो याद रखिएगा एलिजाबेथ प्रथम उस समय महारानी हुआ करती थी ब्रिटेन की। ठीक है, उन्हीं के कहने पे भारत के अंदर में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है, याद रखिएगा। और आप लोग को बता दें कि तब से जो वह काम करना चालू किया था वह सिर्फ व्यापार करने के लिए शुरू में आई थी भारत। क्या करने के लिए? क्योंकि व्यापार, उसमें काली मिर्च का व्यापार भारत में बहुत प्रसिद्ध था। काली मिर्च जो होता है या फिर गोल मिर्च बोल सकते हैं उसको, ठीक है, तो वो बहुत जो है कि इंडिया में बहुत सस्ता में मिलता था और जाके यूरोप में यानी कि ब्रिटेन पुर्तगाल सब में जाके जो है कि बहुत महंगा में मिलता था। लगभग यहाँ से 60 गुना ज़्यादा कीमत वहाँ पर मिलता था। अगर यहाँ पर 10 रुपये हम खरीद के जा रहा है समुद्री व्यापार करके, समझिए वहाँ पर जाके 600 में जाके बेचेगा, तो कितना का मुनाफा हो रहा है। तो इसीलिए वहाँ पर, इसीलिए यूरोप में धीरे धीरे बात बहुत ज़्यादा फैल गया कि इंडिया से जो है ना आ रहा है आदमी लेके यहाँ का और यहाँ पर आके ज़्यादा मुनाफा कमा रहा है। यानी सबसे पहले पुर्तगाली आया था, तो पुर्तगाली यहाँ से जब जाके वहाँ बेचने लगा, वहाँ के मार्केट में उसको ज़्यादा मुनाफा आने लगा, तो उसके बगल सब वाला देश को पता नहीं चलेगा अरे यार ये कैसे इतना डेवलप कर रहा है। जैसे मान लीजिए कि आपका नौकरी लगेगा, ठीक है, तो आपका नौकरी लगेगा तो क्या आप जल्दी जल्दी प्रोग्रेस कर लीजिएगा, अच्छा सा घर बनाइएगा, गाड़ी ले लीजिएगा या फिर और कुछ कीजिएगा, तो बगल वाला लगेगा अच्छा ये इतना जल्दी प्रोग्रेस क्यों किया, तो आपको पता करने पे पता चलेगा आपको कि नहीं इसका नौकरी लगा या फिर कोई और डुप्लीकेट काम कर रहा है, 2 नंबर काम कर रहा है जिससे कि वो जल्दी प्रोग्रेस कर रहा है। तो आप क्या सोचेगा अगर यार हम भी डेवलप कर जाते हैं, इसी तरह हम भी चलते हैं जो है कि डुप्लीकेट काम दारू बेचने चलते हैं या फिर नौकरी करते हैं, पढ़ाई करते हैं। तो उसी तरह से जब आपका पुर्तगाली जब डेवलप करने लगा तो बगल वाला देश भी सोचा कि इसका राज क्या है, मतलब ज़्यादा थी मतलब प्रोग्रेस करने का, ठीक है, तो वो भी आके ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भी आके यहाँ पर व्यापार करने लगी। उसके बाद उसको देखते देखते आप लोग को पता है डच भी आया, डेनिश भी आया, स्वीडिश भी आया, फ्रांसीसी भी आया, ठीक है। तो आप समझिए ये सब जितने भी थे सभी यूरोप के ही थे, यूरोप महाद्वीप के ही, ठीक है। तो यूरोप कंपनी में आने के क्रम में सबसे पहले पुर्तगाली आए और आने के क्रम में दूसरा नंबर पे आए तो ब्रिटिश नहीं आए, दूसरे नंबर पे आए हैं कौन, तो डच आए हैं। लेकिन वो कंपनी पहले स्थापित नहीं कर पाए, थोड़ा सा होशियार था ब्रिटिश, अंग्रेज थोड़ा होशियार था, तो वो आपका पक्का पक्की 1600 में 31 दिसंबर के दिन कंपनी का स्थापना कर डाला और वहां से वह व्यापार करना चालू कर दिया। और आगे चल के वह करते 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 याद रखिएगा व्यापार करते करते आगे चल के जब आपका 1700 ईस्वी में घुसिएगा तो 1757 में आप लोग को पता चलेगा कि धीरे धीरे ना होता है जब यहाँ व्यापार करने लगता है तो धीरे धीरे यहाँ पर राजनीति व्यवस्था में भी प्रवेश करने के लिए सोचने लगा। यहाँ के शासक सबसे लड़ाई झगड़ा करने लगा, मारपीट करने लगा और सोचा कि इबला राज को हड़प लेते हैं, यहाँ पर जितना आपका मटेरियल है वो सबको हम लेके यहाँ से भाग जाएंगे। तब ना जाके पहले इंडिया को सोने की चिड़िया करते थे, यहाँ पर बहुत सारा खाद्यान्न था, ठीक है। तो आप याद रखिएगा कि धीरे धीरे 1757 में आपका प्लासी का एक युद्ध हो गया और जिसमें कि आपका एक तरफ से अंग्रेज लड़ने लगा और अंग्रेज और भारत के तरफ से वहां पर बंगाल के जो उस समय हुआ करते थे नवाब, वो सिराजुद्दौला थे। कौन थे? और जब सिराजुद्दौला थे एक तरफ से बंगाल की तरफ से और उधर से लड़ने वाले आपके कौन थे? अंग्रेज गवर्नर का नाम पूछता है। हम तो जानते हैं
हम तो जानते हैं जो कि अंग्रेज था उधर से, लेकिन अंग्रेज गवर्नर का नाम क्या था, यानी अंग्रेज की तरफ से लड़ने वाला मुख्य नायक कौन था? तो वह नायक का नाम था, याद रखिएगा, रॉबर्ट क्लाइव। क्या नाम था? रॉबर्ट क्लाइव, याद रखिएगा, रॉबर्ट क्लाइव। और फिर आपका इधर से कौन था? तो इधर से आपका था जो है कि सिराजुद्दौला था। ये दोनों के बीच याद रखिएगा 23 जून 1757 को, जो डेट बोल रहे हैं माथा में खोस के याद रखिएगा, एग्जाम में टपकेगा और आगे टपक भी चुका है। तो याद रखिएगा 23 जून 1757। और जैसे हम 23 जून का नाम लेते हैं तो आप याद रखिएगा ओलंपिक दिवस उस दिन मनाते हैं। और ओलंपिक का जब नाम लेते हैं तो उस दिन याद रखिएगा विधवा दिवस भी मनाते हैं, विधवा दिवस, ठीक है। जिनका पति मर जाता है तो उनको विधवा कहते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा विधवा दिवस और ओलंपिक दिवस, यानी आप ऐसे याद रखिएगा ओलंपिक में विधवा महिला भी हिस्सा लेती है, ओलंपिक में विधवा महिला, यानी याद रखिएगा ओलंपिक दिवस और विधवा दिवस दोनों 23 जून को मनाते हैं। और याद रखिएगा 23 जून को प्लासी का युद्ध भी हुआ था। बंगाल में एक जिला है नदिया जिला। कौन सा जिला? आप लोग अगर क्रिकेट से संबंध रखते होंगे, अगर महिला क्रिकेट टीम को देखिएगा तो आप एक क्रिकेटर का नाम सुनेंगे, झूलन गोस्वामी का नाम, ठीक है। झूलन गोस्वामी बहुत खतरनाक बॉलर है, याद रखिएगा। झूलन गोस्वामी का संबंध भी नदिया जिला से ही है, इसीलिए झूलन गोस्वामी को नदिया एक्सप्रेस के नाम से भी जानते हैं। नदिया एक्सप्रेस के नाम से झूलन गोस्वामी को जानते हैं क्योंकि उनका संबंध नदिया जिला में ही है, ठीक है। और आप लोग उनका नाम सुने होंगे, चैतन्य महाप्रभु का नाम सुने होंगे। चैतन्य महाप्रभु का संबंध भी जो है कि बंगाल के नदिया जिला से ही है, याद रखिएगा। और अगर हम बात करते हैं आपका जो है कि प्लासी का युद्ध का मैदान किस राज्य में है, तो आप लगाइएगा उसका आंसर पश्चिम बंगाल। क्या लगाइएगा? पश्चिम बंगाल, क्योंकि उस समय बंगाल ही मुख्य क्षेत्र रहा था यहाँ पर आके व्यापार सब करने का, ठीक है। क्योंकि अभी पता है आपको कि अभी भले दिल्ली राजधानी हो गई है, लेकिन पहले के जमाने में बंगाल बहुत समृद्धिशाली था अपने आप में, मतलब बहुत खाद्यान्न से भरपूर था, ठीक है। तभी तो भारत का पहले राजधानी कहाँ था? कलकत्ता था। कहाँ था? 1912 में जो है कि कहाँ हो गया? दिल्ली हो गया, ठीक है। और यह क्वेश्चन भी बीपीएससी पूछ लिया है इस बार, इसीलिए भैया कोई इजी क्वेश्चन नहीं होता है, आपको अच्छा से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। इजी से आप हाई लेवल पढ़िए और आराम से एग्जाम क्रैक कीजिए, ठीक है। क्योंकि हल्का इन्हें हल्का क्वेश्चन है, अरे यार ये नहीं आता है, लेकिन ना आता है भैया। अगर आप रेलवे के एग्जाम में बैठिएगा ना एनटीपीसी में, तो वहां पर भी पूछता है क्वेश्चन के भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि इजी क्वेश्चन नहीं आता है, आता है। और वहां भी बच्चा गलती करके आता है, और अच्छा लड़का गलती करता है हड़बड़ में, करे यार इजी क्वेश्चन ही नहीं है, थोड़ा इसमें दिमाग लगा देगा झूठे का अपने मन से वो, और वो गलत करके आ जाता है, वही 1 नंबर से झोल हो जाता है, ठीक है। तो आप याद रखिएगा ऐसे ऐसे प्रश्न आते हैं। तो याद रखिएगा 1757 में प्लासी का युद्ध होता है 23 जून के दिन, और उत्तर प्रदेश के नदिया जिला में होता है। और नदिया जिला में जो आपका था आपका प्लासी का युद्ध का मैदान, वो पूछता है किस नदी के किनारे है, तो याद रखिएगा भागीरथी नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? भागीरथी नदी के किनारे, याद रखिएगा। किस नदी के किनारे? भागीरथी नदी के किनारे, याद रखना है आप लोग को, ठीक है, जो कि पश्चिम बंगाल में है। और वह वाला युद्ध जब हार गया आपका भारत का गवर्नर जो था आपका सिराजुद्दौला, तब जो है कि वह जो है कि भारत के अंदर में थोड़ा सा राजनीति रूप में हल्का सा प्रवेश किया, ठीक है, हल्का सा प्रवेश किया कि भाई अब राजनीति में भी हम थोड़ा कदम रख लिए, थोड़ा सा सांस लिया अंग्रेज। लेकिन जस्ट इसके 7 वर्षों के बाद याद रखिएगा आपका बिहार के अंदर में एक जिला है बक्सर जिला, ठीक है, जो कि उत्तर प्रदेश और बिहार के बॉर्डर पर पड़ता है बक्सर, ठीक है। वहाँ पर याद रखिएगा कि बक्सर का जो आपका युद्ध हुआ था वो 1764 में हुआ था, ठीक है। और 1764 का बलाव का भी डेट याद रखना है। जैसे वहाँ पर 23 जून याद रखे थे, यहाँ पर याद रखिएगा कि बौसे बक्सर बौसे 22, बौसे बक्सर बौसे 22, बौसे बक्सर बौसे 22। और बक्सर में बौ जो लिखते हैं पहले वो 0 तरह लिखते हैं, यानी कि आप याद रखिएगा वह जो महीना आएगा वह 0 से स्टार्ट होगा, यानी अक्टूबर महीना होगा। क्या होगा? अक्टूबर। और अक्टूबर जो लिखते हैं वो भी 0 यानी ओ के तरह लिखते हैं, तो यानी कि 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर का युद्ध होता है। और बक्सर का युद्ध का मैदान अपना बिहार में स्थित है, याद रखने का प्रयास कीजिएगा। और यह वाला युद्ध भी याद रखिएगा कि आपका हार गया, यह वाला
युद्ध भी आपका भारत का आपका जो है कि नवाब जो था यह हार गया। और जब यह हार गया तो अंग्रेज अब पूर्णतः भारत में राजनीति में प्रवेश कर गया। पहले से तो वो तो व्यापार में तो है ही, 1600 से व्यापार में तो है ही, लेकिन 1764 का जब बक्सर का युद्ध हुआ तो यह वाला युद्ध जब जीत गया अंग्रेज तो ये इसमें भी घुस गया। इसमें भी घुसने के बाद जो है कि वह पूर्णतः जो है कि आपका राजनीति में प्रवेश कर गया। और तभी जब वो पहला युद्ध जीता था 1757 में तो उसी समय बंगाल पर जो है कि एगो अपना पद एगो बना दिया था अंग्रेज, गवर्नर का पद। ठीक है, गवर्नर का पद 1757 में गवर्नर का पद बना दिया था। और उस गवर्नर के पद पर जो उस युद्ध में जीता था अंग्रेज के तरफ से जो मेन नायक था रॉबर्ट क्लाइव बताए थे, अंग्रेज की तरफ से लड़ने वाला। सीधा क्वेश्चन पूछेगा कि 1757 में प्लासी का युद्ध किस अंग्रेज गवर्नर के नेतृत्व में हुआ था? तो रॉबर्ट क्लाइव। और रॉबर्ट क्लाइव ने उस युद्ध को जो है कि जीत के दिखाया, उस युद्ध को जीत के दिखाया। इसीलिए बोला कि यही जो है कि आदमी योग्य है इस पद पर बैठने के लिए, और बंगाल का कार्यभार उसी को दे दिया। ठीक है, तो बंगाल के प्रथम गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव हुए हैं। कौन हुए? इसी क्वेश्चन को जब मॉडिफाई करेगा तो बोलेगा कि गवर्नर का पद किस युद्ध से आया है? तो बताइए कौन युद्ध से आया है? तो प्लासी का युद्ध कब आया है? 1757 में। और आगे चलते 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 1773 वाला ईस्वी मिलेगा। ठीक है, 1757 वाला युद्ध बता दिए, अब 1773 पे चलते हैं। तो 1773 में बोला कि अब जब इंडिया पे मेरा कब्जा हो चुका है लगभग सभी क्षेत्रों पे, तो अब नियम कानून मेरा ही चलना चाहिए वहाँ। ठीक है, तो उन्होंने बोला कि अब तो इंडिया में तो मेरा कंपनी भी स्थापित हो गया है अच्छा से पहले से, अब यहाँ पर राजनीति में भी हम प्रवेश कर चुके हैं, यहाँ पर जो चाहेंगे हम ही नियम कानून चलाएंगे। तो बोला अब एगो जो है कि वहाँ पर नियम कानून बना के भेजते हैं, और उसी नियम कानून को 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट कहते हैं, यानी 1773 का रेगुलेटिंग अधिनियम कहते हैं, याद रखिएगा। और इस अधिनियम के तहत अर्थात आप बोल सकते हैं कि भारत को अधिनियमित करने के लिए ब्रिटेन के द्वारा लाया गया पहला अधिनियम कौन था? तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। उसी में विभिन्न प्रकार का नियम कानून लाया कि बंगाल में शासन कैसे होगा, नहीं होगा, क्या होगा। भारत में पहली बार सुप्रीम कोर्ट का स्थापना भी 1773 अधिनियम के तहत 1774 में किया गया था। आप लोग को पता है, आप लोग याद रखें, जिसमें हम याद करते हैं कि 1774 में स्थापित प्रथम जो आपका सुप्रीम कोर्ट था उसके जो मुख्य न्यायाधीश थे वो सर एलिजा इम्पे थे, और 3 अन्य न्यायाधीश जो थे लेमेस्टर, चैम्बर्स और हाइड थे। लेमेस्टर, चैम्बर्स और हाइड थे, आप याद करते हैं। और उसी अधिनियम के तहत बंगाल का जो गवर्नर बनाए थे 1757 में, उसका पदनाम बदलकर बंगाल का गवर्नर जनरल कर दिया गया। बंगाल का गवर्नर जनरल कर दिया गया, यानी गवर्नर का पद 1757 में, गवर्नर जनरल का पद आया था 1773 में। और उस पद पर बैठने वाले पहले व्यक्ति बने वारन हेस्टिंग। कौन बने? वारन हेस्टिंग। और 1773 से पहले वो 1772 में आ गए थे वारन हेस्टिंग। तो 1772 में जो वारन हेस्टिंग आए होंगे वो गवर्नर के पद पर आए होंगे। उसको क्या पता कि अगले साल फिर से आ जाएगा अधिनियम और मेरा पदनाम चेंज कर देगा। वो बेचारा बैठा गवर्नर के पद पे, और 1773 में पदनाम चेंज हो गया तो वो और मजा लेने लगा। तो आप याद रखिएगा कि बंगाल के अंतिम गवर्नर पूछेगा तो वारन हेस्टिंग ही मारेंगे, क्योंकि वो एक साल के लिए वो गवर्नर वाला पद का मजा लिया है, और 73 में गवर्नर जनरल वाला पद ले लिया मजा। इसका मतलब बंगाल के अंतिम गवर्नर एवं बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल, इस दोनों पद पर बैठने वाले व्यक्ति कौन है? तो वारन हेस्टिंग है। कौन है? वारन हेस्टिंग है। याद रखिएगा। आप समझ में आया कि नहीं आया? और जानते हैं आप रटते रह जाइएगा 5 साल तक, आपसे कंफ्यूजन रहेगा, आगे और भी क्वेश्चन मिलेगा। 1833 का अधिनियम आएगा, उसमें बंगाल का जो गवर्नर जनरल जो पद चल रहा था उसको पदनाम बदल के भारत का गवर्नर जनरल कर देगा, और वहां पर इसी तरह दोनों चीज का मजा लेगा आपका कौन? तो याद रखिएगा लॉर्ड विलियम बेंटिंग मजा लेगा। और लॉर्ड विलियम बेंटिंग क्योंकि वो बैठा था पद पे 1828 में आके, और वह रहा था आगे चल के 1836 तक रहा है। इसका मतलब 1833 में उसका पदनाम बदलेगा तो वो दोनों का मजा लेगा कि नहीं लेगा? इसका मतलब कि उसके तहत बंगाल का गवर्नर जनरल का पदनाम बदल के भारत शब्द जोड़ दिया। इसका मतलब यहाँ क्वेश्चन उठेगा कि आपका बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल एवं भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, तो आंसर क्या लगाइएगा? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। क्या लगाइएगा? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। और यही वाला प्रोसेस
आगे हमको लेके उठा के चलते हैं 1858 के अधिनियम के पास। ठीक है, तो 1858 का अधिनियम के पास भी सेम यही प्रोसेस होगा, दोनों मजा लेने वाला होगा। अभी तक हम चल रहे हैं भारत का गवर्नर जनरल। ठीक है, अब यहां पर उसका पदनाम बदल के भारत का वायसराय कर देगा। क्या कर देगा? और यह आपका भारत की आजादी तक आएगा। कहां तक आएगा? भारत की आजादी तक आएगा। तो अब आपको बता दे कि भाई 1858 के समय मजा लेने वाला व्यक्ति कौन है, उसका भी नाम बताइए। जिस तरह वारन हेस्टिंग मजा लिया था, लॉर्ड विलियम बेंटिंग मजा लिया दोनों पद का, उसी तरह से 1858 के पास लॉर्ड कैनिंग लिया। क्योंकि आपको पता है 1857 के विद्रोह के समय गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। ठीक है, 1857 का जो सिपाही विद्रोह हुआ था, तो उस समय उसका कार्यकाल हम पता कर लेंगे तो काम मेरा बन जाएगा। कार्यकाल उसका 1856 से लेके 1862 तक था। 1856 से लेकर 1862 तक, 53 तक जो बता रहे हैं वो 1848 से लेकर 1856 तक जो था वो डलहौजी का कार्यकाल था। ठीक है, याद रखिएगा 1856 से लेकर 1862 तक जो कार्यकाल रहा है वो किसका रहा है? तो आप याद रखिएगा वो कार्यकाल जो रहा है वो लॉर्ड कैनिंग का रहा है। और 1858 में ही अधिनियम आ गया और पदनाम चेंज हो गया। इसका मतलब वो जो बैठा होगा 56 में वो भारत के गवर्नर जनरल के पद पर बैठा होगा, और वो जो है कि उस पद पर 56 से 2 साल 58 तक मजा लिया, और 58 में उसका पदनाम बदल के भारत का वायसराय शब्द जोड़ दिया। इसका मतलब आप क्वेश्चन बना सकते हैं इसको कि भारत का अंतिम गवर्नर जनरल एवं भारत का प्रथम वायसराय, इसके लिए आंसर क्या आएगा? लॉर्ड कैनिंग आएगा। समझ में आया कि नहीं आया? तो आप आराम से ऐसे प्रश्नों को हल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब बात करते हैं 1773 पे, हम वहां पर थे, थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं। तो 1773 के अधिनियम के तहत, 1773 के अधिनियम को हम बोल सकते हैं कि भारत को अधिनियमित करने के लिए लाया गया पहला अधिनियम। पूछेगा तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट कीजिएगा। ठीक है, और आप लोग को बता दे कि इसे दूसरे शब्दों में क्वेश्चन पूछता है कि 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था वो याद रखिएगा भारत का पहला संविधान मानते हैं। भारत का पहला संविधान किसे मानते हैं? तो याद रखिएगा 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत मानते हैं, क्योंकि एक तरह से वो संविधान ही है हमारे लिए, एक तरह से कानून है। संविधान का मतलब क्या होता है? कानून, कानून का संग्रह या फिर कानून का लिखित दस्तावेज जिसके अनुसार कोई देश का दिशा निर्देश तय होता है, उसी को क्या कहते हैं? तो संविधान कहते हैं। ठीक है, संविधान कहते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, अरे यार, संविधान कहते हैं। उसी तरह से याद रखिएगा कि भारत को चलाने के लिए उसी तरह से, अच्छा हाँ, चलिए ये आईना देख रहा था। ठीक है, यानी एक प्रकार से हमारा देश का जो या किसी भी देश का जो आईना के रूप में काम करता है वो संविधान काम करता है। क्योंकि जैसे हम लोग मुंह देख के पता कर लेते हैं कि हम गोरा है कि काला है या कैसा है, उसी तरह से हमारा देश का जो संविधान है उसको देख के हम पता कर लेते हैं कि हमारा देश जो है कि किस अनुसार से आगे बढ़ रहा है या कैसा यहाँ का संविधान है, कठोर है कि नॉर्मल है। ठीक है, या फिर कैसा है, तो आप याद रखिएगा। और बात करते हैं तो अगर पूछेगा कि भारत में बनाया गया पहला संविधान या भारत का पहला संविधान किसे माना जाता है? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। लेकिन दूसरा चीज भी आता है, अगर क्वेश्चन पूछेगा कि भारतीयों के द्वारा बनाया गया पहला संविधान किसे माना जाता है? तो 1928 का नेहरू रिपोर्ट, 1928 का नेहरू रिपोर्ट, 1928 के नेहरू रिपोर्ट को भारतीयों के द्वारा बनाया गया। क्या 1773 का भारत वाला बना रहा था? भारत वाला 1773 का बना रहा था? नहीं बना रहा था, वो ब्रिटेन का आदमी बना के यहाँ पर भेज रहा था। हम लोग के पास अधिकार सब छिना गया था। ठीक है, तो भारत में पहला संविधान किसे माना जाता है? तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट को। लेकिन भारतीयों के द्वारा बनाया गया पहला संविधान 1928 के नेहरू रिपोर्ट। और जो नेहरू रिपोर्ट जो तैयार किया था ना वो मोतीलाल नेहरू ने, क्योंकि पता था कि वो दोनों बंदा वहां पर निकल गया था कांग्रेस से। ठीक है, चित्तरंजन दास और मोतीलाल दोनों ने पहले को पार्टी बना लिया अलग से, स्वराज पार्टी, और आगे चल के 1928 में नेहरू रिपोर्ट भी वो लोग बनाया। और नेहरू रिपोर्ट जो था वह अलग से संविधान का मांग कर रहा था, अधिकार की मांग कर रहा था, लेकिन अधिकतर वो नहीं माना। ठीक है, नेहरू रिपोर्ट 1928 में आया था। ठीक है, और 1928 में जो नेहरू रिपोर्ट आपका बनाने वाला व्यक्ति था आपका जो है कि मोतीलाल नेहरू। लेकिन वो जो अंग्रेज के सामने जो प्रस्तुत किया एक अध्यक्ष के रूप में, वो याद रखिएगा अंसारी नाम के व्यक्ति ने प्रस्तुत किया था। ठीक है, अंसारी नाम के व्यक्ति ने प्रस्तुत किया था। समझ में आ गया? चलो पानी थोड़ा देना। क्लास कितनी देर की होगी? क्लास की कितना देर बाद आती देख लो तो ये हो गई 20 का हुआ। मिनट का हो गया लगभग। अरे यार तो समय का पता ही नहीं चलता है। 40-45 तो वो ठीक है ना, इस तरह समय पता ही नहीं चलता है सर। फिर वो
बना लो दूसरा वीडियो। हेलो सर, इधर चलो अब चलिए लास्ट कर देते हैं। आपको भी लगता है? तो चलिए अब लास्ट सवाल पूछते हैं। लास्ट सवाल में अब तो याद रखिए साइमन कमीशन कब आया था, इसके बारे में बता देते हैं। अरे यार यही क्वेश्चन में हम घुसे थे, हम कहाँ घुस जाते हैं। सुनिएगा, तो इसी तरह विभिन्न प्रकार का अधिनियम आने लगा साल बाय साल। 1773 का आया, 1781 का आता है, 1786 में आएगा, 1892 में आएगा, इसे 1909 में आएगा, बहुत सारा आता है, 1919 में आता है। तो 1919 के पास आपको हम रोकने का प्रयास करते हैं साइमन कमीशन के संदर्भ में, ठीक है। तो 1919 का जब अधिनियम आने लगा, तो 1919 का जब अधिनियम ब्रिटेन से आता था, जितना भी अधिनियम आएगा वो ब्रिटेन से आता था, ठीक है। इंडिया के पास कोई अधिकार नहीं था जब तक कि भारत आज़ाद नहीं हो गया, ठीक है। क्योंकि आपको लोगों को पता है कि आपको कैबिनेट मिशन आगे चल के आपका जो है कि आएगा और वह संविधान बनाने का जो है कि भारत में घोषणा करेगा और संविधान सभा ने मिलकर संविधान का निर्माण करेगा, जिसकी पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को होगा, ठीक है। और आप लोग को बात करते हैं 1919 अधिनियम जब भारत में आया तो आने के बाद विभिन्न प्रकार का नियम कानून आया और उसी समय घोषणा किया गया था ब्रिटेन के सरकार के द्वारा कि यह जो हम भेज रहे हैं भारत, हम इसका जांच करने के लिए अगले 10 साल के बाद यहाँ से हम एगो टीम भेजेंगे कि आखिर हकीकत में इसका कोई प्रभाव देखने के लिए इंडिया में पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है, इससे आदमी खुश है या नहीं है, कितना इसका रिजल्ट आएगा, उसकी जाँच करने के लिए हम अगले 10 वर्षों के बाद एगो टीम भेजेंगे यहाँ से ही, ठीक है, ब्रिटेन से ही। तो बोला ठीक है भैया कोई बात नहीं है। तो उन्होंने आगे चल के 1927 में 1919 में अधिनियम आया तो 1929 में टीम उसको भेजना चाहिए था, लेकिन वो थोड़ा सा बोले कि हम थोड़ा सा देख रहे हैं उथल पुथल इंडिया में ज़्यादा चल रहा है, इसीलिए थोड़ा सा हमको पहले एक्शन लेना पड़ेगा। तो 1927 में 8 नवंबर जो डेट बोल रहे हैं याद रख लीजिएगा, यही छपेगा, कहानी तो ज़्यादा नहीं छपेगा लेकिन यही छपेगा, आपको इंडिकेट करते हैं बार बार। 8 नवंबर 1927 को ब्रिटेन सरकार के द्वारा याद रखेगा कि एक 3 सदस्य, ठीक है, एक आपका कितना सदस्य, सॉरी 3 नहीं, सॉरी 7 सदस्य, सॉरी 3 सदस्य हमको आ गया, आगे वाला याद आ गया, वो कैबिनेट मिशन वाला याद आ गया, ठीक है। तो कुल 7 सदस्य को मिला के 8 नवंबर 1927 को साइमन कमीशन का गठन किया गया। क्या किया गया? गठन का मतलब स्थापित किया गया कि भाई रेडी रहेगा भेजने के लिए इंडिया में। तो गठन पूछेगा तो 8 नवंबर 1927 को कितने सदस्य को मिला के 7 सदस्य, और सातों का सातों गोरा आदमी थे, यानी सब अंग्रेजे थे, ठीक है। और सब अंग्रेज का मतलब सब वाइट थे, इसीलिए साइमन कमीशन को व्हाइट मैन कमीशन के नाम से भी जानते हैं। साइमन कमीशन को व्हाइट मैन कमीशन के नाम से भी जानते हैं। बहुत फेमस सवाल है कि किस कमीशन को व्हाइट मैन कमीशन के नाम से जानते हैं। तो व्हाइट का मतलब गोरा और गोरा का मतलब अंग्रेज और अंग्रेज का मतलब 7 गो सदस्य, मतलब साइमन कमीशन जो आया था भारत में। लेकिन जस्ट इसके अगले साल 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन भारत आया। तो 2 डेट, 8 नवंबर 1927 को साइमन कमीशन का गठन होता है। कितना सदस्य? 7 सदस्य। लेकिन क्या उसी साल भारत आया? तो नहीं, अगले साल फरवरी में, क्या फरवरी को 3 फरवरी 1928 को वो भारत आता है और भारत में आके सब 7 व्यक्ति भिड़ जाता है एक्शन लेके कि भाई कितना इसका रिजल्ट देखने के लिए मिला है 1919 के अधिनियम वाला, ठीक है। तो उन्होंने लगभग 1928 से लेके 2 साल जोड़ लीजिए 1930 तक, ठीक है। 2 वर्षों तक वह घुमा फिरा इधर उधर डिश डैट एकदम किया और रिपोर्ट अंततः ब्रिटेन सरकार को जाके 1930 में सौंपा। और वह जब रिजल्ट देखा तो रिजल्ट देख के जो है कि इंडिया का व्यक्ति जो है कि थोड़ा सा मतलब टेंशन में आ गया कि कोई भी ग्रोथ यहाँ देखने के लिए नहीं मिला। तब जाके ब्रिटेन की सरकार ने बोला कि भैया अब आप लोग मेरे पास आइए। इंडिया का व्यक्ति को बुलाया कि भाई तुम लोग मेरे पास आओ, हम यहाँ पर स्पेशल बैठक करते हैं, हम अगला एक्शन लेंगे। इसका कोई ज़्यादा रिजल्ट नहीं हमको देखने के लिए मिला 1919 वाला का, ठीक है। तो 1930 में जब रिपोर्ट दिया, जब यहाँ के आदमी को बुलाने लगा कांग्रेस के सदस्य को, तो जो है ना याद रखिएगा कि उसे हम लोग कहते हैं क्या, तो याद रखिएगा आपका 1930 में, 1931 में और 1933 में लगातार 3 साल तक वहां पर 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ। नाम सुने होंगे। गोलमेज का मतलब ऐसे करके हम लोग बैठे हुए हैं, उसमें मैन एगो अध्यक्ष बैठा है, हाँ जी क्या नियम कानून लाना चाहिए नहीं लाना चाहिए, उसको गोलमेज सम्मेलन कहा गया। और भारत के तरफ से आप लोग को पता है कि तीनों गोलमेज सम्मेलन जो हिस्सा लेने वाले व्यक्ति थे वो
भीमराव अंबेडकर साहब थे। भीमराव अंबेडकर साहब थे, और यही क्योंकि ये कानून के बहुत बड़े ज्ञाता थे, ये क्योंकि इन्होंने आगे चल के हमारा संविधान का भी निर्माण करवाने में बहुत हद तक सहायता करेंगे। और नियम कानून जान रहे हैं, इसका मतलब वो कानून जान रहे हैं, और जब कानून जान रहे हैं तो भारत का पहला कानून मंत्री भी इन्हीं को बनाया जाएगा। ठीक है, तो याद रख लीजिएगा, भारत के पहले कानून मंत्री पूछेगा तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, क्योंकि कानून जो होता है वो संविधान का एक प्रकार का जो है कि रूप होता है। ठीक है, तो 1930, 1931, 1932 में तीनों गोल में सम्मेलन आयोजित हुआ, और इसके आधार पर याद रखिएगा आगे चल के 2 वर्षों के बाद जब इसका पूरा हो गया निर्णय, क्या लागू करना है नहीं करना है सब मिलजुल के, तो 1935 ईस्वी में सबसे बड़ा अधिनियम ब्रिटेन सरकार ने भारत में पारित किया कि भाई अब की बार तो सब संतुष्ट हो जाएगा। तो 1935 में भारत में पुनः आपका भारत शासन अधिनियम 1935 लाया, और 1935 अधिनियम लाने के बाद फिर भी जवाहरलाल नेहरू और भीमराव अंबेडकर संतुष्ट नहीं थे। तो जवाहरलाल नेहरू का एक कथन था कि यह एक प्रकार का गुलामी का दास्ता पत्र है, यानी फिर से भारत को गुलामी बना रहा है, कोई आज़ादी की ओर झलक नहीं दिख रहा है। और दूसरा कथन था कि यह एक प्रकार की ऐसी ट्रेन है जिसमें इंजन तो है लेकिन इंजन में ब्रेकें नहीं है। यह अनेकों डब्बों वाली इंजन है लेकिन इसमें ब्रेक नहीं है। अब बताइए कि अब आपको बहुत बड़ा रेलगाड़ी दे देगा, उसमें ब्रेकें नहीं रहेगा, तो वो किस काम का इंजन है? कोई काम का नहीं है। उसी प्रकार से 1935 का अधिनियम के बारे में जवाहरलाल नेहरू ने ये दोनों स्टेटमेंट दिए हैं कि गुलामी का दास्ता पत्र किसने कहा है, तो जवाहरलाल नेहरू ने कहा है। किसके बारे में? 1935 के अधिनियम के बारे में। और आपका ट्रेन वाला बिना ब्रेक वाला, यह क्वेश्चन 66वीं बीपीएससी 2020 के अंदर में पूछा हुआ सवाल था प्रीलिम्स का, तो समझ सकते हैं आपको किस लेवल का कंटेंट मिल रहा है। लेकिन बेचारा बीपीएससी इस लेवल्स का पूछ ही नहीं रहा है, वो तो समझिए चपरासी लेवल का क्वेश्चन डाल रहा है। इसीलिए अब आप लोग भी थोड़ा मेहनत कीजिए, आगे जो पेपर आने वाला है समझ सकते हैं बीपीएससी धुइयां उड़ा देगा लेवल की। इसीलिए आप भी एकदम जी जान लगा दीजिए, जो होगा देखेंगे, क्योंकि बच्चे में ना कंपटीशन होगा। वो कत्तो क्वेश्चन पूछे, मान लीजिए 150 में वो 150 क्वेश्चन हार्ड पूछ दे तो 10 नंबर कट ऑफ जाएगा, तो पढ़ने वाला बच्चा तो होगा ही होगा। इसीलिए टेंशन नहीं लेना है। तो अब हम सेशन को यहीं पर ब्रेक करते हैं और अब आपसे लेते हैं विदा। और आपको साइंस और करंट अफेयर्स का ज़्यादा नहीं 25 मिनट का आपको सेशन मिलेगा, बहुत ज़बरदस्त रहेगा। आप लोग अपने दोस्तों में शेयर करने का प्रयास कीजिएगा। आपसे लेते हैं विदा। जय हिंद, जय भारत।